Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Mind Institute. Please do subscribe and share with your friends. चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, उसका एक टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में लिंकिंग प्रॉपर्टी को परफॉर्म करता है। इट मीन्स आई कैन से ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि डिफरेंट जो बॉडी टिश्यूज होते हैं या बॉडी ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे के साथ उनको कनेक्ट करने का काम करता है। वेरी क्लियर। तो आज हम लोग अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बस मन लगा के आप पढ़िए और मैं पढ़ा रहा हूं। वेरी क्लियर। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कुछ कनेक्टिव टिश्यू का एक नॉर्मल कंडीशंस देखा जाए तो द कनेक्टिव टिश्यू इज द टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज मोस्ट एबंडेंट इन आवर बॉडी। दैट मीन एक ऐसा टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एबंडेंस यहाँ अगर बात की जाए तो हमारी बॉडी में दो टिश्यू एबंडेंट कंडीशंस में हैं, जिसमें से एक मस्कुलर टिश्यू है जो लगभग 40 से या 50% तक बॉडी वेट बनाता है, लेकिन वो बॉडी वेट वाइज है, वो वेट वाइज है मस्कुलर टिश्यू। लेकिन अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी क्लियर। नॉट विद रिस्पेक्ट टू मास और वेट इन द बॉडी। वेरी क्लियर। दूसरी चीज, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो जो हमारा बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। मींस एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से डिराइव होने वाला ये एक टिश्यू होता है। दूसरी बात करते हैं फंक्शन। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही आपको बता दिया कि कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे मोर देन वन टिश्यूज या ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ लिंक करने का, जोड़ने का काम करता है। दैट मीन द टिश्यू हैज लिंकिंग प्रॉपर्टी एंड हेंस द टिश्यू नेम इज कनेक्टिव टिश्यू। वेरी क्लियर। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा ऑर्गन्स को लिंक करने का काम करता है और इसके साथ साथ ये एडिशनल फंक्शन इसका क्या है, सपोर्टिंग ऑफ अदर टिश्यूज ऑल्सो भी होता है। तो ओवरऑल जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज क्या आती है, मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और तीसरा इसका जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन अगर हम बात करें तो वो मेजर फंक्शन ये है कि ये हमारे डिफरेंट टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है। वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। मेजर लेवल पर अगर देखें तो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं वो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं और उसमें ग्राउंड मटेरियल मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। तो लिविंग एलिमेंट्स हैं, सीक्रेट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब जो टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन कनेक्टिव टिश्यू में उसका मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है या वेरियस टाइप के फाइबर्स का फॉर्मेशन करना है। वेरी क्लियर। और कुछ ऐसा चीज वो सस्पेंड, जहां पर वो फाइबर्स और सेल्स एक दूसरे में सस्पेंडेड रहते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। वेरी क्लियर। द इंटरसेलुलर मटेरियल होता है वे। ठीक है। तो वेरिंग द रेशियो एंड स्टेट ऑफ दिस इंग्रेडिएंट creates very connective tissues in the body from liquid state to the solid bone। मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी अगर हम टाइप्स आगे फर्दर पढ़ेंगे तो लिक्विड स्टेट से लेकर के सॉलिड बोन तक। लिक्विड स्टेट जैसे कि ब्लड होता है, ब्लड हमारी बॉडी में एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक फ्लूइड स्टेट का कनेक्टिव टिश्यू होता है। वहीं अगर हम बॉडी के हार्डेस्ट टिश्यू की बात करें तो वो बोन पाई जाती है। डन। और ये जो नेचर होता है बेसिकली वो उसके किस पर डिपेंड होता है, उनके मैट्रिक्स पर डिपेंड होता है। कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी में बेस्ड ऑन देयर मैट्रिक्स और कह सकते हैं कंपोनेंट के बेस पर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें कि मैट्रिक्स की क्वांटिटी कंपेयर टू दैट ऑफ फाइबर्स काफी ज्यादा होती है। मीन्स फाइबर का परसेंटेज प्रोपोर्शन कम होगा और उसका जो ग्राउंड मटेरियल होगा वो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। दूसरी चीज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर
फाइबर्स और सेल्स के बीच में कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगी। अब अगर कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी तो जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स दैट इज ग्राउंड मटेरियल होगा उसका क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगा। दिस अब यहां पर देखोगे तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, मैट्रिक्स की क्वांटिटी ज्यादा है कंपेयर टू द फाइबर्स, व्हाइल इन केस ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू के केस में फाइबर्स कंटेंट सेलुलर कंटेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू मैट्रिक्स। मतलब यहां पर फाइबर्स प्लस क्या लिखते हैं हम, सेल्स, और यहां पर मैट्रिक्स इज मोर देन फाइबर प्लस सेल्स। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कुछ अलग तरीके से काम करता है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टिश्यूज आते हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं रेगुलर और इरेगुलर, मींस जो पैटर्न होगा वो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूट कंडीशंस में होगा, स्पेसिफिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इरेगुलर में कोई स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर और सेल नहीं प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है उसके दो टाइप मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में हमारे पास दो चीजें मिलती है, एक तो कार्टिलेज और बोन मिलता है, और फ्लूइड के फॉर्म में ब्लड और लिम्फ मिलता है। एक चीज और ध्यान देना यहां पर दोस्तों, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि कनेक्टिव टिश्यू वेरीज फ्रॉम सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड। मतलब कनेक्टिव टिश्यूज vary from soft to specialized कनेक्टिव टिश्यू। अब सॉफ्ट में क्या आते हैं, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में आता है अपने पास कौन सा, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू। लेकिन अगर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहां पर कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ। एनसीईआरटी की लाइन एक लिखती है कि इट इंक्लूड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, उसके साथ साथ में क्या लिखता है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लाइक कार्टिलेज, बोन, ब्लड और इसका एडिपोज टिश्यू। तो अब एडिपोज टिश्यू को फिर अगर हम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में यहां पर इंक्लूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में यहां पर स्पेशलाइज्ड में कैसे कहा, देखिए कार्टी जो अपना एडिपोज टिश्यू है ये दोनों तरीके के दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन में आता है, इस लूज में भी आता है और स्पेशलाइज्ड में आता है। अगर एडिपोज टिश्यू के जो कंपोनेंट हैं उनका अरेंजमेंट इन मैट्रिक्स देखा जाए तो वो एक लूज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसमें मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर और सेल्स कंपैरेटिवली कम है। तो जो एडिपोज टिश्यू है बेस्ड ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन मींस प्रेजेंस ऑफ सेलुलर एंड फाइबर कंपोनेंट इन मैट्रिक्स कैसा है, लूज होगा। लेकिन अगर हम वहीं सेल्स की उसमें उन सेल की जो स्पेशलाइजेशन फंक्शन की बात करते हैं, मीन जिन सेल से एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बना होता है या जो डोमिनेंट या कह सकते हैं प्रीडोमिनेंट सेल्स, जो डोमिनेटिंग सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू होती हैं, उन डोमिनेटिंग सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू का जो फंक्शन होता है जब उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे देन एडिपोज टिश्यू को हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्लासिफाई करते हैं। एक बार दोबारा बता दूं, एडिपोज टिश्यू इज कमिंग अंडर soft connective tissue based on its organization. Very clear? While adipose tissue also classified under a specialized connective tissue based on the cells of its, based on the function of its cell, that is adipocytes. Sorry. अब हम डिफरेंट टाइप की यहां पर अगर सेल्स की बात करते हैं तो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट ओवर हियर आर लाइक नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आर द लार्जेस्ट होती हैं, मोस्ट एबंडेंट सेल्स होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, इनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट आर लार्ज, वेरी क्लियर, मोस्ट एबंडेंट, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड दे आर मेनली meant for producing matrix and fiber of the animal connective tissues. दूसरी सेल होती है मैक्रोफेजेज, जो फाइब्रोब्लास्ट के बाद सेकंड मोस्ट एबंडेंट सेल होती हैं। ये जो मैक्रोफेजेज होती हैं, these macrophages are the specific type of cells which are involved in phagocytic action. मींस जब कनेक्टिव टिश्यू में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन होता है
या कनेक्टिव टिश्यू की अपनी कोई एक सेल डैमेज होती है किसी इंजरी के कारण, तो उन इन्फेक्टिव एजेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। सिमिलरली अगर किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स डैमेज हुई तो उस कनेक्टिव टिश्यू की सेल को भी डिस्ट्रॉय करने का जो काम होगा वो इन फैगोसाइटिक सेल्स का होता है, और दैट इज वाई इन फैगोसाइटिक सेल्स को हम स्कैवेंजर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये स्कैवेंजर सेल कहलाती हैं। अब ये जो स्कैवेंजर सेल है, फैगोसाइटिक सेल है, हमारी बॉडी में या हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में अलग अलग तरीके से जानी जाती हैं। जैसे अगर कनेक्टिव टिश्यू में है तो इनको हम बोलते हैं हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं, लीवर में है तो इसको हम कुफर सेल्स बोलते हैं, और लंग्स में है तो इसको हम डस्ट सेल्स बोलते हैं। वेरी क्लियर। अनदर सेल्स आर द मास्ट सेल्स। इनका जो बेसिकली जो काम होता है वो अलग अलग तरीके से बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल या प्रोडक्ट को सिक्रीशन करने का काम होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। उसमें से एक तो निकलता है हिपेरिन। आप सबने नाम सुना होगा, हिपेरिन इज नेचुरल एंटी ब्लड कोएगुलेंट प्रेजेंट इन अवर ब्लड। हिस्टामिन the vasodilator, and serotonin the vasoconstrictor. And another cells in the loose connective tissue are the adipocytes. जो एडिपोसाइट्स होती हैं, these are the specialized fat storing cells. अब ये एडिपोसाइट may be unilocular or it may be multilocular depending upon their function, how they are storing the lipids in them or fat in them. Another type of cells are the plasma cells. Plasma cells ये जो कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि बेसिकली कह सकते हैं कि these are modified lymphocytes. क्या है ये? modified lymphocyte की तरीके से होती है, modified lymphocyte। और उसमें भी अगर मैं बताऊं कौन सा लिम्फोसाइट, तो वो होता है बी लिम्फोसाइट। ये कुछ ऐसी सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के लेवल पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी के सिक्रीशन का काम करती हैं। क्योंकि जब किसी भी टाइप का माइक्रोबियल इन्वेजन होगा, हार्मफुल इन्वेजन होगा, पैथोजेनिक इन्वेजन होगा, या किसी इंजरी के कारण उस कनेक्टिव टिश्यू की सेल डैमेज होगी, तो उनको वेरियस टाइप के इम्यून प्रोडक्ट के द्वारा बॉडी से एलिमिनेट करने का काम किया जाता है। तो उसमें से एक सेल अनडोटली हमने पढ़ लिया कौन सी सेल है, वो मैक्रोफेज सेल्स होती है, जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी के द्वारा उन इंट्रूडर्स को रिमूव करने का काम करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या हम कहें एंटीबॉडीज, इनका भी रोल होता है उन हार्मफुल केमिकल को, हार्मफुल कह सकते हैं एंटिटीज को बॉडी से क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं मास्ट सेल्स। अब ये जो मास्ट सेल्स हैं बेसिकली आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप ऑफ केमिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इसमें से एक केमिकल होता है हिपेरिन, जो कि एक कह सकते हैं कि हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है, और ये हिपेरिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट एंटी कोएगुलेंट की तरीके से काम करता है। मीन्स अब हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। अब अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो सीधा सा मतलब यह है कि ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्रेजेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को विद इन द बॉडी रोकने का काम करता है। तो वो कंपाउंड होता है क्या? हिपेरिन, जो कि मास्ट सेल से ही निकलता है। हियर आई एम गिविंग द क्वेश्चन, विच अनदर सेल इन द बॉडी and that cell is present in another kind of connective tissue itself. Question ध्यान सुनिएगा, which another cell in the body present in another kind of connective tissue are also meant for producing heparin, are also working mast cells like cells. तो clear? Another ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है। हिस्टामिन एक ऐसा कंपाउंड है जो वैसोडायलेटर का काम करता है, मींस ये ब्लड वेसल के ल्यूमेन को बढ़ा देता है, increases lumen of blood vessels। ये ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को इंक्रीज करता है, और जब ब्लड वेसल का ल्यूमेन इंक्रीज होगा, जिस एरिया में भी इंक्रीज होगा वहां पर ब्लड सप्लाई क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं दूसरा जो कंपाउंड निकलता है फ्रॉम दीज मास्ट सेल, दैट इज सेरोटोनिन, जो कि
वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। मींस जिस एरिया में वैसोकंस्ट्रिक्टर ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगा वहां पर ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल का ल्यूमेन डिक्रीज हो जाएगा। डन। तो मास्ट सेल्स आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग three type of compound. One of them is histamine, another serotonin, and third one is heparin. जिनके फंक्शंस अगर हम बात करते हैं तो जो हिस्टामिन होता है वो एलर्जी के टाइम पे निकलता है और ये एक प्रकार का वैसो डायलेटर की तरह से काम करता है, मतलब ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को इंक्रीज कर देता है। वाइल जो सेरोटोनिन होता है ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है और ब्लड वेसल के ल्यूमेन को क्या करेगा, छोटा कर देगा। जबकि जो हिपेरिन इन्हीं मास्ट सेल से निकलने वाला अनदर कंपाउंड होता है और ये जो हिपेरिन होता है ये हमारी बॉडी में ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया वेरियस टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फाइबर्स होते हैं ये फाइबर हमारे कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर जैसे कि मान लीजिए जब कहीं पर लेंटर पर डाला जाता है, छत डाली जाती है तो वहां पर कंक्रीट, बजरी और सीमेंट का तो मसाला डालते हैं, बट उसको साथ में मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या डालते हैं, उसमें आयरन रॉड से बार्स डाली जाती है, इसको हम सरिया डाले जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्स कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए हमारे कनेक्टिव टिश्यू में वेरियस टाइप ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये जो वेरियस टाइप ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं उनमें से 3 बेसिक फाइबर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर आर अनब्रांच्ड, मतलब इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। मेनली फ्लेक्सिबल बट इन इलास्टिक। कोलेजन फाइबर की प्रॉपर्टी क्या है, अनब्रांच्ड है। ये थिक तो होगा, वेरी क्लियर, थिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन इलास्टिसिटी नहीं होगी। मतलब इसको हम अगर कह दे खींच दें और खींचने के बाद कहे कि कोलेजन फाइबर दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। ये मेड ऑफ व्हाइट कलर कोलेजन प्रोटीन, और दैट इज वाई जो कोलेजन फाइबर है वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। दैट इज वाई अगर कहीं आपको भी लिखा मिलता है कि व्हाइट फाइबर, तो व्हाइट फाइबर मींस इट इज कोलेजन फाइबर्स होते हैं। और मेनली इनका अगर हम अकरेंस देखें किसी भी टिश्यू में तो ये बंडल के फॉर्म में होते हैं, सिंगल अकरेंस इनकी कम मिलती है। येलो फाइबर्स दैट इज इलास्टिक फाइबर, ये येलो कलर इलास्टिक प्रोटीन के बने होते हैं, दैट इज वाई ये येलो कलर इलास्टिक प्रोटीन्स होते हैं। ये भी हाईली फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ क्योंकि नाम बताता है ये हाईली इलास्टिक है, मींस अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने के बाद छोड़ने के बाद ये वापस नॉर्मल अपने शेप साइज को एक्वायर कर लेगा। दैट इज वाई जो येलो फाइबर या इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे हैं, ब्रांच। लेकिन जो ब्रांचिंग की डिग्री है वो कोलेजन फाइबर से थोड़ी सी ज्यादा है। हाईली ब्रांच कंडीशंस इन इलास्टिक फाइबर्स में नहीं मिलती है। और जब हाई, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि मेड अप ऑफ इलास्टिक प्रोटीन एंड प्रेजेंट सिंगली, मोस्टली ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में कम मिलते हैं। देन तीसरा आता है रेटिकुलर फाइबर्स, द काइंड ऑफ फाइबर रेटिकुलम। यहां अगर रेटिकुलम की बात करें तो रेटिकुलम का मीनिंग होता है हाईली ब्रांच्ड, मींस दिस काइंड ऑफ फाइबर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू आर हाईली ब्रांच्ड, मेड अप ऑफ रेटिकुलम प्रोटीन। ये लाइट येलो कलर या पेल या फिर व्हाइट लाइट कलर के दिखाई देते हैं। अब ये जो तीन के तीनों फाइबर हैं ये टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, और उन कनेक्टिव टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स हो गए। अब ये जो सब चीजें होती हैं दे रिमेन सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक टिश्यू आता है पहला, दैट इज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर देखा जाए तो वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट तो आपको यहां पर दिखाई देते हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो जोन है यहां से लेकर के ये वाला जो जोन है ये कनेक्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू के एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट थिंग कम्स इन अवर माइंड, व्हाई द टिश्यू इज कॉल्ड एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो
तो यदि हम यहाँ पर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो एक सेल ये है, दूसरी ये है, फिर ये दूसरी सेल, ये तीसरी, चौथी, ऐसे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और ये बहुत सारे फाइबर्स हैं। तो इन सेल्स और फाइबर्स के बीच में ये क्या प्रेजेंट है, यहां सेल्स और फाइबर्स के बीच में ये जो हम देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया दिखता है जहां पर हमें किसी भी चीज की अकरेंस नजर नहीं आती है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होता है और ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से इन स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। दैट इज व्हाई द टिश्यू इज नोन एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इंटरसेलुलर स्पेस इज वेरी मच हाई, दैट मीन मैट्रिक्स का अमाउंट कंपेरेटिवली ज्यादा है, फाइबर और सेल्स का अमाउंट कंपेरेटिवली कम है। एंड यहां पर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो जेली लाइक प्रेजेंट होगा और वो जेली लाइक मैट्रिक्स मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और यदि उस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का हम नाम जानना चाहें तो वो होता है हाइलुरोनिक एसिड, जो एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। वेरी क्लियर। तो यहां पर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है वो करता क्या है, देखिए अब यहां पर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। अब ये कंपोनेंट अपनी पोजीशन पर बने रहें, वो बने रहें वो तभी संभव है दे आर बीइंग कह सकते हैं सपोर्टेड बाय सीमेंटिंग लाइक मटेरियल। क्योंकि जैसे कि एपिथेलियल सेल में डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं, एडहेरिंग जंक्शंस पाए जाते हैं दैट परफॉर्म ए सीमेंटिंग फंक्शन, उस टाइप का जंक्शन यहां पर सेल्स और फाइबर के बीच में नहीं होगा। और जब वो नहीं होगा तो दे कैन डिस्पर्स हियर एंड देयर, दे कैन मूव हियर एंड देयर। तो इन ऑर्डर टू होल्ड द fibers and cells of this loose connective tissue, areolar connective tissue in their own location, यहां पर एक सीमेंटिंग मटेरियल हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है और दैट इस हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, एनिमल सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। डन। अब चूंकि अगर आप ध्यान दें, जैसा मैंने बताया कि यहां पर इंटरसेलुलर जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा है, दैट मीन स्पेसेस काफी कुछ है। तो स्पेस होने के कारण क्या है, इस टिश्यू में एक प्रॉपर्टी और है कि इस टिश्यू को हम स्पंज की तरह से कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। डन। तो चूंकि ये टिश्यू कैन कंस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, ये इसको स्पंज की तरह से हम इसको ये दब सकता है, दोबारा वापस अपने शेप साइज को रिटेन कर सकता है, इसलिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को स्पंजी टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। और स्पंजी टिश्यू, ये जो टिश्यू है हमारी बॉडी में beneath द स्किन प्रेजेंट होता है और हमारे एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करता है, फंक्शन यानी का एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियल टिश्यू एंड लोकेटेड beneath द स्किन। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पर कोई भी चीज आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम, एक एक लेबलिंग और उसकी एक एक कह सकते हैं फंक्शन डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। दिस एडिपोज टिश्यू इज अनदर काइंड ऑफ लूज कनेक्टिव। कब? विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइबर एंड सेल्स इन मैट्रिक्स। वेरी क्लियर। अब थोड़ा सा मैंने कुछ अलग चीजें लेने की कोशिश किया है, जैसे कि जब कोई पर्सन फूड कंज्यूम करता है तो फूड कंजप्शन के टाइम पे जो न्यूट्रिएंट कंजप्शन होता है या कह सकते हैं फूड कंजप्शन होता है, वो उस ह्यूमन बॉडी या उस एनिमल की बॉडी के इमीडिएट रिक्वायरमेंट से कहीं बहुत ज्यादा हो। और जब वो कहीं बहुत ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट है वो एक साथ यूज नहीं होगा। जैसे कि फ्लो चार्ट में देखो कि न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा। वेरी क्लियर। डन। एंड देन आफ्टर इनका डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद अपने पास ये हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर दो पाथ चलते हैं। उनमें से जो एक पाथ चलता है वो होता है इमीडिएट यूज, मींस जो बॉडी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है वो उससे यूज हो, वो तुरंत यूज करना शुरू कर देगी बॉडी। बट एट द सेम टाइम जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में अगर इमीडिएटली यूज नहीं हो रहा है और एक्सेस क्वांटिटी पे है
तो हमारी बॉडी उसको ऐसा नहीं है कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब कंडीशन में बॉडी से बाहर इलिमिनेट करे। बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसा सिस्टम है कि जो एक्सेस न्यूट्रिएंट जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, उस एक्सेस न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता रखती है। और वो स्टोरेज बेसिकली कैसा है कि द एक्सेस न्यूट्रिएंट व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड देन स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू, जो कि हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, पेनिकुलस एडिपोसस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर अगर किसी पर्सन ने मान लीजिए खाया क्या है, स्टार्च खाया। अब जब स्टार्च बॉडी में डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अब जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो एनिमल बॉडी का जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन, जो एक क्या है होमोपॉली सैकेराइड है। तो फिर सर ये फैट के फॉर्म में कैसे है? देखिए हमारी बॉडी में जो पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज है इन द फॉर्म्स ऑफ रिजर्व फूड वो कंपैरेटिवली कम है। यही ग्लूकोज फैट के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद कहां पर स्टोर्ड होगा, स्टोर्ड इन एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स में ये स्टोर होता है। अब ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो हिपेटोसाइट में होता है और मसल सेल्स में होता है। मेनली ग्लाइको वहां पर कहां पर, लीवर में स्टोर होता है। अब स्टोर्ड इन एडिपोसाइट में फैट कैसे? देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट के स्टोरेज की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट है दे एक्वायर मोर स्पेस फॉर देयर स्टोरेज, जबकि जो फैट्स होते हैं बीइंग कंडेंस्ड बायोमोलिक्यूल्स दे एक्वायर दे नीड लेस स्पेस टू बी स्टोर्ड। अब मींस कहने का यह है कि जितने स्पेस पे मान लो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं और वही स्पेस में अगर हम फैट स्टोर करें तो हो सकता है वो फैट 10 टाइम्स ज्यादा बॉडी में स्टोर्ड हो। तो हमारी बॉडी के अंदर यह सिस्टम है कि वो मैक्सिमम उस एक्सेस न्यूट्रिएंट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करे जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लेस स्पेस में स्टोर किया जा सके। दैट इज वाई मैक्सिमम जो हमारी बॉडी में रिजर्व फूड होता है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। मींस अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम हमारी बॉडी में स्टोरेज फूड फैट के फॉर्म में है, क्यों होता है, तो आंसर विल बी व्हाट कि फैट्स बीइंग कंडेंस रिक्वायर less space to be stored as compared to carbohydrates। और एक चीज सोचो कि जो हमारी बॉडी में रिजर्व फूड अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है तो फिर पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में क्यों स्टोर हुआ? जब हमारी बॉडी ने स्टार्च का डाइजेशन करके ग्लूकोज बनाया तो फिर उसको दोबारा से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? अगर हमने पॉलीसैकेराइड कंज्यूम किया फिर उसको हमारी बॉडी ने किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा ग्लाइकोजन क्यों बनाया, दोबारा पॉलीसैकेराइड ही क्यों बनाया? ये भी एक मजेदार बात है। देखिए अगर ग्लूकोज और पॉलीसैकेराइड के हम अगर कंपोजिशन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू देयर कह सकते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स, तो जो ग्लूकोज है एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा वाटर की ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट होता जाएगा। डन। मींस अगर हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज एज रिजर्व फूड होता तो जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता सेल्स का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता, और जब सेल्स का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो सकती हैं, इवन बंद भी हो सकती हैं। वाई जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ऑस्मोटिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जब ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं, और जब ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा तो जो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन है उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। चलिए आई एम कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल टॉपिक एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। अब ऐसा नहीं केवल इसमें एडिपोसाइट ही प्रेजेंट है, अदर फाइबर्स और सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, बट जो प्रीडोमिनेंट सेल्स यहाँ पर मिलेंगे, जो मेन सेल्स मिलेंगी वो एडिपोसाइट्स होंगी। और ये एडिपोसाइट्स आर द काइंड ऑफ
सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, और वो फैट कहां से आया, एक्सेस फूड। और दैट इज वाई ये कंडीशन ऐसी है कि मान के मतलब जब एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है वो बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के द्वारा फैट में कन्वर्ट हुआ। वेरी क्लियर। और एक चीज और है कि जैसे जैसे एडिपोसाइट बढ़ता जाता है, एडिपोसाइट के अंदर लिपिड या फैट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एडिपोसाइट से एक हार्मोन भी निकलता है, और वो जो एडिपोसाइट से निकलने वाला एक हार्मोन है, हार्मोन फ्रॉम एडिपोसाइट्स, और वो हार्मोन है लेप्टिन। दिस इज लेप्टिन हार्मोन। लेप्टिन हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे हंगर सेंटर को सप्रेस कर देता है। मींस अगर लेप्टिन हार्मोन का लेवल हमारे बॉडी में ज्यादा होगा, उस केस पर हमारी बॉडी में जो हंगर की सेंस होगी वो क्या होगी। इसका एक मैं यूज आपको और बताता हूं, लेप्टिन का यूज और एक बताता हूं। अ पर्सन हु इज ओबेस और ओवरवेट है, वो ओवरवेट है, वो डॉक्टर के पास में जाता है किस पर्पज के लिए, अपने बॉडी वेट को रिड्यूस करवाने के, कुछ एडवाइस लेने के लिए, कुछ प्रेस्क्रिप्शंस के लिए। डॉक्टर ने उससे पूछा, सबको डिस्कस किया, लेकिन उस पर्सन ने एक चीज बताई कि डॉक्टर साहब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मैं ईटिंग में कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अब ईटिंग में अगर कंप्रोमाइज नहीं करेगा भाई, तो वेट कैसे रिड्यूस होगा। क्योंकि वेट अगर रिड्यूस करना है तो दो चीजें होती हैं, हमें अपनी डाइट को भी मैनेज करना होता है, और कुछ एक्सरसाइज जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनको भी करना होता है। तो होता क्या है कि मार्केट में आज के लिए बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे हार्मोन्स मेडिसिन के फॉर्म में अवेलेबल है, जो लोग उनको इंजेक्ट कर लेते हैं, उनका बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है। बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो इनका यूज करते भी हैं, और नॉट ओनली इंडिया भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हर जगह यूज किए जाते हैं बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये क्विक काम करते हैं। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है कि लेप्टिन इंजेक्शन दिया जाए तो क्या करेगा कि जो सेंस ऑफ हंगर जहां से जनरेट होती है उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। तो पर्सन की जो टेंडेंसी कह सकते हैं डिजायर टू ईट है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगा। जब डिजायर टू ईट खत्म तो बाहर से फूड कंजप्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बाहर से फूड कंजप्शन ये कह सकते हैं कैलोरी इंटेक कम हो गया, और जब बाहर से कैलोरी इंटेक कम होगा तो जो बॉडी में रिजर्व फूड है इन द फॉर्म्स ऑफ फैट, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा, और ग्रेजुअली उस पर्सन का वेट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिपोस टिश्यू में अगर देखें तो सेल्स दो टाइप की मिलती हैं, मोनोलोक्यूलर एंड मल्टीलोक्यूलर। जो मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होती हैं दे आर स्टोरिंग व्हाइट फैट, वाइल जो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होती हैं उनमें ब्राउन फैट बेसिकली स्टोर होता है। अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहां देखा जाए तो इन मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट के अंदर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया, वेरी क्लियर, ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये फैट स्टोरिंग लोक्यूल होती है, यहां पर फैट स्टोर होता है, फैट स्टोरिंग लोक्यूल। अब जैसे जैसे फैट अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरल रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस केस में अगर मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट है तो उसके केस में हमें जो न्यूक्लियस मिलता है वो कैसा मिलता है, इसेंट्रिक मिलता है, मतलब न्यूक्लियस सेंटर से दूर मिलेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं, इस टाइप की सेल्स में सिग्नेट रिंग लाइक अपीयरेंस हमें दिखाई देती है, सिग्नेट रिंग लाइक अपीयरेंस इसकी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल्स के पेरीफेरल रीजन में जाकर के शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, जबकि मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स के अंदर मल्टीपल फैट स्टोरिंग लोक्यूल्स पाए जाते हैं। इन मल्टीलोक्यूलर के केस में मल्टीपल फैट स्टोरिंग लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल फैट स्टोरिंग लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेवलिंग ये गलत है, फैट स्टोरिंग लोक्यूल्स दिस वन, ये है फैट स्टोरिंग लोक्यूल्स। तो
जो मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होती हैं उनके लेवल पर मल्टीपल फैट स्टोरिंग लोक्यूल्स होती है, दैट इज व्हाई दे स्टोर मोर अमाउंट ऑफ फैट्स और लिपिड इन देम। और कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर है वो कंपैरेटिवली कम होती है, इनके केस में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम है, दैट इज व्हाई दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाइल दीज प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो व्हाइट फैट होता है, दिस व्हाइट फैट कैन बी यूज्ड एज अ रिजर्व एनर्जी रिसोर्स, वेरी क्लियर। जबकि जो ब्राउन फैट है वो हमारी बॉडी का रिजर्व एनर्जी रिसोर्स ना होकर के ये हमारी बॉडी बेसिकली हीट जनरेशन का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को सपोर्ट करने में काम करता है। जैसे जो न्यूली बोर्न मेमल्स यंग वंश होते हैं, वो न्यूली बोर्न मेमल यंग वंश में ब्राउन फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो हीटिंग इंपैक्ट बॉडी में जनरेट करेगा, और जब हीटिंग इंपैक्ट जनरेट करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है इवन इन केस ऑफ विंटर्स। अब अपना टॉपिक आता है क्या, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू है, इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने कुछ आपको समझाया कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है यहां पर सेल्स और फाइबर्स के बीच में कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है, और कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है इसका मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेस या उसमें प्रेजेंट मैट्रिक्स होगा वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। डन। अब ये जो टिश्यू है दो टाइप का, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। द काइंड ऑफ टिश्यू वेयर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर या डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स एंड सेल हमें कैसा दिखाई देता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न में दिखता है, सभी एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देते हैं, दैट इज व्हाई इट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए यहां पर क्या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो वो आड़ा तिरछा कैसे भी प्रेजेंट होंगे, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये बेसिकली कॉर्ड के फॉर्म में मिलेगा, और वो कॉर्ड अपनी बॉडी में दो तरीके से मिलते हैं, एक तो टेंडन के फॉर्म में मिलता है और एक लिगामेंट के फॉर्म में मिलता है। जबकि जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी मोस्टली शीट के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में मिलता है। अब यहां पर जो टेंडन है वो क्या करता है, हमारी मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, जबकि ये टिश्यू जो है ये हमारे स्किन में प्रेजेंट है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, वेरी क्लियर। इसके साथ जो बोन का आउटर मोस्ट लेयर पेरियोस्टियम है, कार्टिलेज के आउटर मोस्ट लेयर पेरिकॉन्ड्रियम है, रीनल कैप्सूल है, उन मल्टीपल जगहों पर ये वाला टिश्यू मिलेगा। डन। तो डेंस रेगुलर बेसिकली कह सकते हैं टेंडन और लिगामेंट कॉर्ड के फॉर्म में मिलते हैं। टेंडन का काम क्या है, टू कनेक्ट मसल्स विद बोन, जबकि लिगामेंट का काम क्या है, टू कनेक्ट बोन टू बोन। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, इसके अलावा पेरियोस्टियम द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम। अब पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज के लिए है और पेरिकॉन्ड्रियम हार्ट के लिए, रीनल कैप्सूल इन डिफरेंट एरिया में ये मिलने वाला टिश्यू हमारे है। ऐसे देखो ये वाला कंडीशन है, यहां पर ये मसल है और इसको बोन से जोड़ा गया है, तो मसल से बोन को जोड़ने के लिए क्या है, टेंडन प्रेजेंट है, और एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट है, ये लिगामेंट, या शॉर्ट फॉर्म एम टू बी, दैट मीन मसल टू बोन, और बी टू बी मतलब बोन टू बोन। टेंडन कनेक्शन मसल्स टू बोन, कंपोजिशन वाइट डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर हाई इन कोलेजन, मतलब इसमें कोलेजन फाइबर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जबकि लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इलास्टिन की एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं ये केमिकल के लिए बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, और दैट इज वाई जो ममीज को अगर हम रिकवर करते हैं तो ममीज में जो फाइबर मिलता है वो इलास्टिन फाइबर ही मिलता है। कार्टिलेज द अनदर काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, प्लाइएबल है, मैट्रिक्स प्लाइएबल है, सॉलिड प्लाइएबल मैट्रिक्स। अब सॉलिड, सॉलिड मींस यहां पर जो स्पेसेस, जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं होगा, प्लाइएबल मतलब फ्लेक्सिबल होगा, और एक प्रॉपर्टी और, अगर हम इस मैट्रिक्स को क्या करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें तो ये कंप्रेस नहीं होता है। तो कुछ कार्टिलेज की प्रॉपर्टीज हम यहां पर जरा पढ़ते हैं कि सॉलिड ब्लड प्लाइएबल, मतलब मैट्रिक्स सॉलिड तो है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में नहीं मिलेगा, बट साथ ही क्या कहता है यहां पर, प्लाइएबल के होने के साथ साथ कंडीशन क्या है, रेजिस्ट कंप्रेशन,
जैसे अपना ये ईयर लोब है, ये नोज टिप है, अगर इसको हम दबाने की कोशिश करें तो ये दबेगा नहीं। एक और चीज बता दें, जो कार्टिलेज है ये एपिथेलियल टिश्यू के बाद ये एक दूसरा ऐसा टिश्यू है जो कि कैसा होता है, नॉन वेस्कुलर टिश्यू होता है। कार्टिलेज भी नॉन वेस्कुलर होती है, रिच इन कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन, साथ ही साथ इसमें कॉन्ड्रोइटिन 6 सल्फेट का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इन ऑर्गेनिक मैटर एक्सेस देन इनऑर्गेनिक मैटर। वेरी क्लियर। सेल्स कौन कौन सी सेल्स है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। Chondroblasts are the initial cells which help in formation of cartilage. Later these chondroblasts take transform into chondrocytes। ये वाला, ये chondrocytes हैं। और यहां पर ये जो chondrocytes हैं, these chondrocytes are present in specific, कह सकते हैं स्पेसेस known to be as lacuna। ये लेकुना के अंदर प्रेजेंट, और इन लेकुना के अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते, मतलब मल्टीपल कॉन्ड्रोसाइट कैन बी प्रेजेंट ओवर हियर एट द लेवल ऑफ लेकुना ऑफ द मैट्रिक्स। एवेस्कुलर है, टिश्यू लैक द ब्लड सप्लाई। अब एक चीज जरा सोचो, अगर कार्टिलेज के लेवल पर ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर ये रिपेयर कैसे होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कहीं इंजरी होगी नहीं, और जब इंजरी होगी तो क्या ये टिश्यू रिपेयर नहीं करेगा? एक्चुअली क्या है कि इस कॉन्ड्रोसाइट की अगर हम आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करें, कॉन्ड्रोसाइट की अगर आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करें, ये वाली बाउंड्री जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो बाउंड्री आप देखेंगे, दिस आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कार्टिलेज, जिसका मैंने अभी नाम बताया था पिछली स्लाइड में, वो क्या था? पेरिकॉन्ड्रियम। दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंट है। और इस पेरिकॉन्ड्रियम एरिया में, ये पेरिकॉन्ड्रियम एरिया क्या है? वेस्कुलर है। मतलब यहां पर वेस्कुलर है, मींस यहां पर क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रेजेंट है। और यहां अगर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है तो जो ब्लड प्रेजेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो ग्रेजुअली डिफ्यूजन के द्वारा इस पेरिकॉन्डियम से जो न्यूट्रिएंट्स होता है, ऑक्सीजन होता है, वो यहां डिफ्यूज होता है, और इन कॉन्ड्रोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस जो हार्मफुल केमिकल है वो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो चीजें होती हैं, वो इधर निकल चली जाती हैं। तो कार्टिलेज इवन बीइंग ए वेस्कुलर, दे आल्सो get their nutrient from the blood present in the perichondrium, the outermost covering of the cartilage, which is made by, I am talking about perichondrium. This perichondrium made up of dense irregular connective tissue. अपनी बॉडी में जो कार्टिलेज है, अगर हम फीटल स्टेज की बात करें तो फीटल स्टेज का जो एंडोस्केलेटन होता है वो मोस्टली कार्टिलेज का बना होता है। फीटल एंडोस्केलेटन मोस्टली मेड ऑफ कार्टिलेज। धीरे धीरे वो जो कार्टिलेज होता है वो बोन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज पाए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज डिपेंड्स ऑफ, ये कह सकते हैं, हैज बीन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो टाइप्स है ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के नेचर पर डिपेंडेंट है। इसमें सबसे पहला हैलाइन कार्टिलेज, ग्लासी ब्लूइश टिंट होता है इसमें, लीस्ट फाइबर, और अगर कुछ फाइबर है तो कोलेजन है, अदरवाइज मोस्टली जो हैलाइन कार्टिलेज है इसको लार्जर स्केल पर हम क्या मानते हैं? नॉन फाइब्रस कार्टिलेज माना जाता है। ये नॉन फाइब्रस कार्टिलेज की कैटेगरी में आता है। सॉरी, चलो क्लियर में इसको क्लीन कर। ये नॉन फाइब्रस कार्टिलेज होता है, यहाँ पर फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। फीटल स्टेज में जो मोस्ट ऑफ हमारे कह सकते हैं, फीटल स्टेज में जो एक फीटस का एंडोस्केलेटन होता है वो हैलाइन कार्टिलेज का बना होता है, और वही कार्टिलेज आगे चल करके बोन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्रेजेंट टाइम पर अगर देखें तो अपना जो ट्रैकियल कार्टिलेजिनस रिंग्स पढ़ते हैं कि हमारे रिंग ट्रैकिया में सी शेप रिंग पाई जाती हैं, तो वो जो सी शेप रिंग पाई जाती है वो कौन सी होती हैं? हैलाइन कार्टिलेज की होती है। नेजल सेप्टम हो गया। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज मतलब
कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रिब टुवर्ड स्टर्नम, स्टर्नम के साथ में रिब्स को जोड़ने के लिए फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स में कार्टिलेज होता है, दैट इज कोस्टल कार्टिलेज। और इवन ये और कुछ जगहों पर प्रेजेंट है, जैसे जिस समय दो बोन्स के बीच में ज्वाइंट बनता है, जैसे कि मान के चले कि अपने पास ये एक बोन है, ये एक बोन हो गई और दूसरी बोन ये हो गई, डन। तो जो बोन के जो एंड्स होते हैं, इन बोन के एंड पर भी ये वाला कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और यहां पर ये जो कार्टिलेज है प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन, एट where the bones are going to attach or articulate with each other, इसलिए यहां पर इस वाले को बोलते हैं क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट एट बोन एंड एट द जंक्शन ऑफ द बोन्स, वहां पर प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में जो मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज होता है वो हैलाइन कार्टिलेज होता है। इसके बाद हम देखते हैं इलास्टिन कार्टिलेज, जिसमें इलास्टिक फाइबर्स का प्रेजेंट है। मींस यहां पर फाइबर जनरली एब्सेंट मिलेंगे, लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज के केस में फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और वो फाइबर कौन से होंगे, इलास्टिन फाइबर है, दैट इज वही हल्का सा येलोइश टिंट देता है, जैसे कि अपना ये कौन सा, ईयर लोब, नोज टिप, यूस्टेशियन ट्यूब यहां प्रेजेंट है। अगर आप कभी कुछ देखेंगे तो ये आपको येलो कलर का दिखाई देता है, तो ये येलो कलर का रिप्रेजेंटेशन जो है बिकॉज ऑफ इलास्टिन फाइबर के प्रेजेंस से है। इसके बाद व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, द काइंड ऑफ कार्टिलेज विच इज रिच इन व्हाइट फाइबर, मतलब यहां पर कोलेजन फाइबर बहुत एबंडेंट कंसंट्रेशन में, एबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। दैट इज व्हाट इज सेड टू बी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ये हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है और बॉडी के किसी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है जहां पर बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। और जैसे कि जो अपनी जो बैकबोन है, इस बैकबोन की जो वर्टिब्री होती है, दो वर्टिब्री के जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहां पाई जाती है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देगी। साथ ही साथ जो प्यूबिक बोन्स होती है, जहां पर दोनों प्यूबिक बोन जुड़ती हैं, उसको एरिया को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, उस जगह पर भी ये वाला टिश्यू मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है, वेरी क्लियर। और ये हार्डेस्ट कार्टिलेज हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस, ये जो बोन अपर हैंड में जो बोन होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, इसके हेड रीजन में, और थाई जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं। तो इस थाई बोन के हेड में या फीमर बोन के हेड में भी कैल्सिफाइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बोन की तरफ। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कह सकते हैं एक हमारे एंडोस्केलेटन का काम करता है, वो आता है बोन। हार्ड मिनरल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है, मिनरल रिच होता है, और मिनरल खास के कौन से, कैल्शियम और फॉस्फेट रिच। यहां पर मैट्रिक्स में केमिकल प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर मिलेंगे। ये कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो रिच जो मैट्रिक्स होता है, और कोलेजन फाइबर है वो बोन को उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हार्ड है, सॉरी ये जो टिश्यू है हार्ड मिलेगा, नॉन प्लाइएबल मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स है उसके अंदर सॉफ्टनेस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें 65% के आसपास इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। रिमेंबर, जब भी किसी भी टिश्यू में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का कंसंट्रेशन या क्वांटिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑर्गेनिक मटेरियल, उस टिश्यू में हार्डनेस ज्यादा होगी। ये हमारी बॉडी का क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू है। और बाई चांस कहीं आ जाए कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द जो बॉडी होगा वो क्या है, इनेमल है, या हार्डेस्ट मैटर ऑफ द बॉडी। मैटर और टिश्यू में अलग अलग है। यहां जब टिश्यू आएगा या बोन आएगा तो हम ऑर्गन बोन दे सकते, जब टिश्यू आएगा या ऑर्गन आएगा तो हम बोन की बात करेंगे, लेकिन जब मैटर की बात करें तब वहां पर क्या आएगा, इनेमल, हार्डेस्ट मैटर ऑफ द बॉडी। हार्डेस्ट मैटर वो क्या है, इनेमल है। इनेमल, इनेमल कहां प्रेजेंट है ये आप सबको पता है, ये हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है। हार्डेस्ट मैटर और इनेमल हार्डेस्ट मैटर क्यों, इसमें लगभग 97% इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। उस 3% में कुछ प्रोटीन और वाटर कंटेंट होता है, बाकी का 97% हार्ड इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो इनेमल है वो हार्डेस्ट मैटर है। और बोन क्या है, हार्डेस्ट टिश्यू या ऑर्गन की कैटेगरी में रखेंगे।
तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हो वो लगभग 65% है, उससे भी ज्यादा मिलेगा, जबकि ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एक प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है और कोलेजन फाइबर के फॉर्म में मिलता है। तो जो प्रोटीन मिलती है वो ओसिन मिलती है, इस साथ को कोलेजन फाइबर मिलते हैं। यहाँ पर ब्लड सप्लाई पाई जाती है। मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज के अलावा सभी के सभी कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर होते हैं। वेरी क्लियर। हाई वेस्कुलर है, फीचरिंग ए रिच एंड पेनिट्रेटिंग ब्लड सप्लाई। फंक्शन क्या है बॉडी में? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अपनी बॉडी के जो एंडोस्केलेटन है जिसके साथ हमारी मसल्स और अदर टिश्यू जुड़ते हैं वो एंडोस्केलेटन कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। वेट बियरिंग, जो हमारे लेग्स की बोन्स होती हैं वो वेट बियरिंग फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, अगर हम हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम क्या रिब केज का होता है। तो रिब केज क्या है? बोन्स का ही बना हुआ है। किडनी यहाँ पर रिब्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। सर्व एज मिनरल रिजर्वायर, हमारी बॉडी का बहुत सारा जो मिनरल है, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सब इन बोन्स में रिजर्व रहता है। इसके अलावा बोन ऑल्सो वर्क एज हीमोपोएटिक ऑर्गन, मीन्स हमारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने की काम करती है। अगर हम यहाँ पर किसी बोन का एनाटॉमिकल डिवीजन देखने की बात करते हैं तो इस एनाटॉमिकल डिवीजन में ये जो रीजन आप देख रहे हैं इस बोन में, ये वाला रीजन क्या है? एपीफाइसिस। एपीफाइसिस बोन का वो रीजन होता है जहां पर मैट्रिक्स कंपैरेटिवली सॉफ्ट मिलेगा और यहां पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कह सकते हैं मटेरियल मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो ही क्या है? हीमोपोएटिक होती है। दिस रेड बोन मैरो इज हीमोपोएटिक, मतलब यहां पर ही या बोन के इस रीजन में ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है। जबकि इसके बाद जो बीच का रीजन देखो, यहां पर ये जो एरिया आप देखते हैं दोनों तरफ, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? एपीफाइसिस का रीजन है। इसके बाद बीच में आता है ये मेटाफाइसिस, द कॉम्पैक्ट बोन। यहां पर जो मैट्रिक्स होता है हार्ड, काफी हार्ड मिलता है, कॉम्पैक्ट मिलता है, जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन एरिया भी होते हैं। और इसके बीच में ये सेंट्रल कैविटी दिखाई देती है। इस सेंट्रल कैविटी, ये जो यहां पर कैविटी पाई जाती है इसको बोलते हैं मैरो कैविटी। और ये जो मैरो कैविटी है, दिस मैरो कैविटी इज फिल्ड विद येलो बोन मैरो, और यू कैन से यहां पर एक प्रकार का व्हाइट एडिपोज टिश्यू भरा होता है जो एक प्रकार रिजर्व मटेरियल की तरह से काम करेगा, रिजर्व फूड की तरह से काम करेगा। इवन इस येलो बोन मैरो में ऐसी भी प्रॉपर्टी देखी गई है कि अगर कुछ केस पर रेड बोन मैरो लेस एफिशिएंट इन फंक्शन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल हो जाता है, तो दिस येलो बोन मैरो कैन ऑल्सो transform into red bone marrow like activity means they can also produce blood cells in some cases. That is why yellow bone marrow को कहीं कहीं पर रिजर्व हीमोपोएटिक पार्ट ऑफ बोन कहा जाता है। डन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में। अगर बोन का हम मैट्रिक्स एनालिसिस देखें तो बोन में जो मैट्रिक्स होता है वो स्पेसिफिक रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये आप रिंग्स देख रहे हैं ना, ये एक रिंग है, आप यहां से यहां तक देखेंगे ये एक रिंग है, फिर यहां पर ये इधर एक रिंग प्रेजेंट होगी। तो जो बोन का जो मैट्रिक्स वो स्पेसिफिक रिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उन रिंग को कहा जाता है लैमेली। स्ट्राइप्स ऑफ सॉलिड बोन मैट्रिक्स, दैट इज लैमेली। इस लैमेली में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्या? लैक्यूना प्रेजेंट होता है। और इन लैक्यूना के अंदर आप ये देखेंगे तो यहां प्रेजेंट क्या है? ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है, ये ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। तो ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इनसाइड द लैक्यूना एज इन द कार्टिलेज। बट डिफरेंस क्या है? जो कार्टिलेज का लैक्यूना है उसमें पर लैक्यूना में वन कॉन्ड्रोसाइट और मोर देन वन कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होगी, लेकिन जो बोन का लैक्यूना होता है पर लैक्यूना एक ही ओस्टियोसाइट पाई जाती है। Another thing you can see over here कि ये जो ओस्टियोसाइट्स हैं दे आर गिविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैं यहां पर देखता हूं डायग्राम प्रेजेंटेशन बना के आपको देखता हूं कि ये जो ओस्टियोसाइट्स होती हैं, दीज ओस्टियोसाइट गिव राइज स्पेसिफिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कैनालिकुली बनाती हैं। इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने का काम करती हैं। ये
सिंगल लेग प्रोजेक्शंस आप देख रहे निकलते हैं ये, या इरेगुलर शेप ऑफ प्रोजेक्शंस यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज आर सेड टू बी व्हाट, कैनालिकुली बोलते हैं इनको। अब ये कैनालिकुली का काम क्या है? एक्चुअली कैनालिकुली आर द फाइन चैनल्स जो एक लेकुना से दूसरे लेकुना को जोड़ते हैं। मींस जहां पर अगर मान लें कि यहां पर ये एक लेकुना है और दूसरा लेकुना इधर है अपने पास, तो इन दोनों लेकुना के बीच में, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होगा स्पेसिफिक टनल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो टनल लाइक स्ट्रक्चर है इसी का नाम क्या है? कैनालिकुली प्रेजेंट। अब ये के जो कैनालिकुली होते हैं काम क्या करते हैं? द कैनालिकुली आर वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स बिटवीन द टू लेकुना। यहां पर ये मान के चलिए कि अगर एक परिवार में मान लीजिए 4 भाई हैं और इन 4 भाइयों में से कोई एक भाई, इन 4 भाइयों में से कोई एक भाई ऐसा है जिसकी अर्निंग कंपैरेटिवली कुछ कम है, तो बाकी के जो 3 भाई हैं अगर उनके बीच में बहुत अच्छी कह सकते हैं एक ब्रदरहुड प्रेजेंट है, तो वो तीनों मिल करके वो उस चौथे भाई की सबका सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो सर्वाइव आसानी से कर सके। सिमिलरली यहाँ क्या कंडीशन है? देखिए, बोन का मैट्रिक्स वैसे तो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ये एक एरिया है जहां की कुछ ओस्टियोसाइट लेस फंक्शनल हो चुके हैं, तो यहां पर क्या होगा? जो मैट्रिक्स का डिपोजिशन है कंपैरेटिवली कम होगा और यहां बोन वीक हो जाएगी। तो इन दिस केस इसके आसपास की जो ओस्टियोसाइट्स होती हैं, इन ओस्टियोसाइट का मैट्रिक्स यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के इन एरिया पर आसानी से जा सकता है, और दैट इज वाई कह सकते हैं कि कैनालिकुली आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग बोन मैट्रिक्स फ्रॉम वन लेकुना टू अनदर लेकुना वेयर the matrix production has been कह सकते हैं reduced because of non functioning of osteocytes। अब एक चीज और ध्यान देना, यहां पर ये 3 चीजें ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये हो गया अपने पास ओस्टियोसाइट कंटेनिंग लेकुना, ये पूरा हो गया बोन मैट्रिक्स स्ट्राइप्स जिसको हम कैनालिकुली बोलते हैं, और सेंटर में एक यहां पर जो बोन के अंदर है हॉरिजॉन्टल कैनाल पाई जाती है, और वो जो हॉरिजॉन्टल कैनाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। दिस वन हैवर्सियन कैनाल। तो ये हैवर्सियन कैनाल एंड उसके चारों तरफ प्रेजेंट कंसेंट्रिक रिंग्स दैट इज लैम्बली एंड द लेकुना, ये कलेक्टिवली मिलकर के बनाते हैं ओस्टियोन और हैवर्सियन सिस्टम। और हैवर्सियन सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन बोन। ओस्टियोन जो है ये मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मींस अगर अपने सामने 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बोन, ठीक है, काट के रखी जाए, उनके कुछ उनके स्लेट्स बना के दी जाए, और फिर हमें ये कहा जाए कि प्लीज आइडेंटिफाई कि विच वन ऑफ द बोन बिलोंग टू द मैमेलियन बोन। तो अगर किसी मैमेलियन बोन में हमें हैवर्सियन सिस्टम दिखता, अब हैवर्सियन सिस्टम अगर पहचानना है तो उसमें क्या है कि हैवर्सियन कैनाल, देन सराउंडिंग कंसेंट्रिक लैम्बली एंड लेकुना मिलकर के हैवर्सियन कैनाल बनाती हैं। तो अगर ये ओस्टियोन या हैवर्सियन सिस्टम किसी भी बोन में प्रेजेंट है तो वो मैमेलियन बोन है। और इवन अगर मैं मैमेलियन बोन की भी बात करूं तो हैवर्सियन सिस्टम केवल इस मेटाफाइसिस रीजन में मिलेगा, सॉरी हाँ, इस डायफाइसिस रीजन में मिलेगा। यहां से लेकर के ये जो रीजन है इस डायफाइसिस रीजन में ही ओस्टियोन या हैवर्सियन सिस्टम मिलेगा, जबकि एपीफाइसिस रीजन में हैवर्सियन सिस्टम और ओस्टियोन नहीं मिलता है। ओके, स्लाइड कंपैरिजन बिटवीन कार्टिलेज एंड द बोन। जैसे बोन जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है, सॉलिड, तो खैर दोनों का सॉलिड है। दूसरी चीज, जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो प्लाइएबल है, जबकि इसका मैट्रिक्स हार्ड है, नॉन प्लाइएबल प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज के केस में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, क्योंकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा प्लाइएबल है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। और जैसा मैंने बताया कि जो अगर किसी कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, तो सॉफ्टनेस ऑफ जो टिश्यू होगी वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होगी, और जो हार्डनेस ऑफ टिश्यू होगी वो इनऑर्गेनिक मैटर की वजह से होगी। तो जो कार्टिलेज है यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कंस्टिट्यूएंट कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा, और यहां पर ऑर्गेनिक मैटर कंस्टिट्यूएंट
कम मिलेगा। वेरी क्लियर। मैट्रिक्स प्रोटीन कॉन्ड्रिन है, यहाँ पर ओसिन प्रेजेंट है। प्राइमरी सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, यहाँ पर ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होती हैं। ब्लड सप्लाई कैसा है, ये एवेस्कुलर होती है और यहाँ पर ये हाईली वेस्कुलर होती है। एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, एंटी एंजियोजेनेसिस। ओहो, ध्यान दे, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स आप यहां देख रहे हो, कॉन्ड्रोसाइट्स, इन कॉन्ड्रोसाइट्स में एक प्रॉपर्टी देखी गई है कि दीज कॉन्ड्रोसाइट प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स which do not allow the growth of blood vessels within the matrix of cartilage. वेरी क्लियर। इसे कहा कि एंटी एंडियोजेनेटिक फैक्टर निकालती है, मतलब द काइंड ऑफ केमिकल द सब्सटेंसेस रिलीज्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स which do not allow the growth of blood vessels or penetration of blood vessel within cartilage matrix. और दैट इज वाई अगर आप कभी टाइप ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो कार्टिलेज में जो कह सकते हैं चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर से बहुत कम होते हैं। कारण क्या है कि बाई चांस मान लीजिए बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर डेवलप हुआ है, अब बॉडी का कोई एक ये पार्ट है, लाइक मान लीजिए यहां पर किसी पर्सन को गैस्ट्रिक कैंसर है, ठीक है, तो इस एरिया पर क्या डेवलप हुआ है, यहां कैंसर डेवलप हुआ है। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं। इस एरिया में किसी पर्सन को क्या हुआ है, कैंसर, मतलब किसी को गैस्ट्रिक कैंसर है। अब ये जो गैस्ट्रिक कैंसर है बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो सकता है, वेरी क्लियर, लेकिन कार्टिलेज तक नहीं पहुंचेगा। कारण क्या है कि देखिए ना, जो ब्लड है अनडाउटेडली वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जोड़ता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, लेकिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है, यहां पर एवास्कुलरिटी प्रेजेंट है, मतलब यहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है। अब यहां पर अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो अगर कोई ब्लड वेसल आएंगे भी तो वो ब्लड वेसल कार्टिलेज के मैट्रिक्स में तो इंटर नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि यहां पर जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दे आर सपोज टू प्रोड्यूसिंग एंटी एंजियोजेनेटिक फैक्टर, मींस द काइंड ऑफ फैक्टर दैट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल विद इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। और दैट इज वाई ऐसा भी कुछ रिसर्च चल रही है कि हम यहां से निकलने वाले इस एंटी एंटीजेनेटिक फैक्टर को एज एन एंटी कैंसर ड्रग यूज की जा सके। डन। ब्लड सप्लाई यहां पर हाई प्रेजेंट होती है। नाउ हियर वी हैव द ब्लड, द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पहली ही चीज अगर आप देखो तो बताया मैंने, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। भाई अगर ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है तो फिर ये कहां पर इस कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में क्यों आया? तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट लिंक डिफरेंट ऑर्गन्स वाया ट्रांसपोर्ट और ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अगर देखें तो हमारा हेड टू टो ब्लड के द्वारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है थ्रू ब्लड वेसल्स, दैट इज वाई कनेक्टिव टिश्यू है। अब तो फॉल्स क्यों है? देखिए, ट्रू कनेक्टिव टिश्यू के लेवल पर कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी क्या है? द टिश्यू शुड हैव फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर प्रोड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट होनी चाहिए, सेल्स उसकी डिविजिबल होनी चाहिए, वेरी क्लियर, और उस कनेक्टिव टिश्यू को अपना मैट्रिक्स खुद बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई एक ट्रू कनेक्टिव टिश्यू है तो इट शुड हैव फाइबर प्रोड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट, क्या कह सकते हैं, इट शुड हैव फाइबर प्रोड्यूसिंग सेल्स होनी चाहिए, उसमें फाइबर्स होने चाहिए और उसकी सेल्स डिविजिबल होनी चाहिए, साथ ही साथ उसकी सेल्स को अपनी मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी खुद की उनकी होनी चाहिए। और जबकि ये चार की चारों चीजें हमारे ब्लड के केस में एब्सेंट हैं। कैसे? ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू दैट लैक्स फाइबर, जिसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स नॉन डिविजिबल है, हमने कभी नहीं पढ़ा कि आरबीसीज आर डिविजिबल। अगर आरबीसी डिविजिबल होती तो बिफोर दे आर डाइंग दे कैन मेक न्यू आरबीसी, जबकि ऐसा तो नहीं होता है कि न्यू आरबीसी का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में चलता रहता है। वेरी क्लियर। दूसरा, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो दीज ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जो ब्लड का मैट्रिक्स, ब्लड मैट्रिक्स क्या कहते हैं? प्लाज्मा, उसका प्रोडक्शन ये ब्लड सेल्स नहीं करती हैं, जबकि प्लाज्मा का प्रोडक्शन हमारे अदर ऑर्गन लाइक लीवर या कुछ और अदर एसोसिएटेड ऑर्गन्स की हेल्प से होता है। वेरी क्लियर। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू बट false connective tissue because it lacks fibers, the cells are non-divisible, matrix not produced by the blood cell itself. So on the basis of that it is a false connective tissue, but blood is a connective tissue because it has capacity or property of linking different body organs via blood circulation.
वेरी क्लियर। यहाँ कुछ मैट्रिक्स कंसिस्टेंसी मीन्स किसका मैट्रिक्स कैसा होगा, जैसे कि इनके साथ ब्लड मैट्रिक्स कैसा मिलेगा, फ्लूइड के फॉर्म में मिलेगा। अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू वहां पर जेली फॉर्म में मिलेगा। अगर टेंडन वगैरह है तो यहाँ पर फाइबर ज्यादा होने से मैट्रिक्स का कंसंट्रेशन या अमाउंट कम मिलेगा। यहाँ पर कार्टिलेज और बोन का मैट्रिक्स सॉलिड मिलेगा, लेकिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स प्लाइएबल होगा, मतलब फ्लेक्सिबल होगा, जबकि बोन का मैट्रिक्स कैसा होगा, हार्ड होगा। वेरी क्लियर। तो दोस्तों आज हमने एक कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट किया। प्लीज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट जस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल because your each and every subscription give me a motivation in order to make more and more videos, and it also basically attracts other people that we should also subscribe Bindu Sir's channel, so that कि बिंदु सर को भी एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो नॉलेज मिल पाए जो उनके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या नीट एग्जाम के लिए या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।